नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े ये फैसले हो सकते हैं। इस दौरान कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। तो आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि देहरादून सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे और कई प्रस्तावों पर आज मोहर भी संभव है। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं। इस दौरान कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देहरादून सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव होंगे और इसी दौरान कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन संभव है। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। देहरादून सचिवालय में बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट के सामने। कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसके बाद अहम प्रस्ताव पास होंगे। अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई तरह के प्रस्ताव इसमें रखे जाएंगे। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव और कई विभागों की सेवा नियमावली में भी इस दौरान संशोधन हो सकता है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे देहरादून स्थित सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। उनमें से जो अहम प्रस्ताव है उन पर चर्चा होगी, मुहर लगेगी और उसके बाद साथ ही आपको बता दें कि कई विभागों की सेवा नियमावली में भी संशोधन संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। किन किन प्रस्तावों पर आज मोहर संभव, क्या क्या प्रस्ताव आज पेश किए जा सकते हैं? में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता रहेगी। बैठक होने जा रही है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राज्य में इस समय मानसून का दौर यहाँ पर चल रहा है और मानसून के दौर में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई, राज्य को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। उस आपदा से कैसे उभरा जा सकता है, उसको लेकर आज बैठक में कुछ निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मंथन यहाँ पर करेंगे और इस आपदा को लेकर तो एक बार फिर से अभय को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक राजधानी देहरादून में होगी। शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। इस दौरान कई प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। राजस्व, आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है, इस दौरान आपदा से संबंधित अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट में पेश किए जाएंगे। उस पर चर्चा भी होगी और मुहर भी संभव है। तो ये बड़ी खबर, आज राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपदा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जाएंगे। चर्चा भी होगी, जिसके बाद अहम प्रस्तावों पर मुहर इस दौरान लगेगी।
एक बार फिर से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से कई अहम प्रस्ताव यहां पर रखे जाएंगे, उन पर चर्चा भी होगी, क्या कुछ माना जाए? कौन से वो जरूरी प्रस्ताव जिन पर आज मोहर संभव? और क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है, बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है, आपदा संबंधित क्या कुछ प्रस्ताव? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस समय पूरी संजीदगी के साथ आपदा में हुए नुकसान से लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। जो लोग प्रभावित है, उन लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि उत्तराखंड राज्य में इस आपदा के समय में जो जनता को जान माल का जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम यहाँ पर किया जा सके। साथ ही जो राज्य में आवागमन के जो मुख्य मार्ग हैं, उन मार्गों के जो अभी तक इस आपदा के दौर में यहाँ पर हुए, उनको खोलने का काम लगातार यहाँ पर जारी है। और आज राज्य सरकार की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि आपदा मानकों में जो नियमों में कुछ शिथिलता बरतने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। उसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रस्ताव होगा उस पर आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अहम प्रस्ताव होंगे उस पर भी सरकार की तरफ से कुछ अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकता है। साथ ही विभागों की जो सेवा नियमावली है, जिसमें कुछ पद सृजित करने को लेकर भी है, इस बार कुछ प्रस्ताव यहाँ पर आए, उसको लेकर कुछ सेवा नियमावली पर यहाँ पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की तरफ से लिया जा सकता है। साथ ही जो पूर्व में जो कैबिनेट बैठक जो हुई थी, उन पर जो विषय कुछ प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए थे, तो इनको भी एक बार से पुनः कैबिनेट सम्मुख रखा जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली ये कैबिनेट बैठक राज्य के विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज की बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में विकास के लिए जो सरकार का खाका है, जो अभी तक की जो रणनीति बनी है, उस रणनीति पर किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, उसको भी उसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी जिस तरह से लगातार चारधाम यात्रा भी चल रही है, दूसरी तरफ मौसम अपना कहर बरपा रहा है, बारिश झमाझम हो रही है, क्या माना जाए यहाँ पर चारधाम यात्रा और जिस तरह से बारिश को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, उसके संबंध में कुछ बड़ा निर्णय यहाँ पर संभव, कुछ बड़ा फैसला? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी तक सरकार ने जो अभी तक जो निर्णय यहाँ पर लिए, जिसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि जितने पहाड़ी क्षेत्र है, जितना पहाड़ी जनपद है, यहाँ पर अगले 3 महीने तक का राशन पहले से ही पूर्व में सरकार की तरफ से पहुंचा दिया गया था। लगातार जो सड़क मार्ग हैं जो अवरुद्ध हो रहे हैं, वहां पर जेसीबी के माध्यम से उनको खोलने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। उसके लिए बाकायदा 200 से ज्यादा जेसीबी विभिन्न स्थानों पर तैनात यहाँ पर की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग हो या पेयजल विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभागों में इस समय कह सकते हैं कि जो अभी तक के जो निर्णय हुए, कर्मचारियों की जो छुट्टियां थी वो सभी यहाँ पर निरस्त कर दी गई है, ताकि आपदा के दौर में किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो और जो त्वरित सहायता की जरूरत इस समय जनता को हो सकती है वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। तो उसके लिए सरकार की तरफ से निर्णय अभी तक यहाँ पर ले गए, लेकिन अभी तक जो मानक है, जिन मानकों में चलते कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर सीमावर्ती क्षेत्र या फिर जो दूसरे जो मानक है, चाहे भूदसाव के कारण हो, लैंडस्लाइड के कारण हो, इनमें जिस प्रकार से आपदा के मौसम की जो राहत राशि थी वो काफी कम थी, तो उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत यहाँ पर पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, यानी उत्तराखंड के विकास के लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो यहाँ पर पेश होते हैं, किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है, वो वक्त बताएगा। अभी आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए नियुक्त हुए पर्यवेक्षक पीएल पुनिया का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है, जिसमें उनके द्वारा देहरादून प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा की गई। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी हित के लिए समीक्षा बैठक जरूरी है। बैठक होने से संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पर्यवेक्षक के आने से उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही कांग्रेस इन समीक्षा बैठकों को आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के रूप में भी देख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें, लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम 5 के 5 सीटें हार गए, तो इसी के सिलसिले में
तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा जाए। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए जो है पीएल पूनिया जी को और हमारी सांसद पाटिल जी है उनको नामित किया है कि वो यहाँ पर आएँ और हम क्यों लोकसभा चुनाव हारे इस पर जो है समीक्षा करें। तो मैं समझता हूँ कि हर चुनाव के बाद समीक्षा की एक प्रक्रिया है, उसके तहत समीक्षा होगी। तमाम साथी कांग्रेस के जो है अपनी बात कहेंगे क्यों हम हारे हैं और हारने के कारणों पर जो है अपनी बात कहेंगे और आगे भविष्य में हम किस तरीके से अच्छा और उम्दा प्रदर्शन कर सके, उसके लिए मैं एक समझता हूँ कि सकारात्मक कार्य है। देखिए, निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। हम पराजय हमारी हुई है, उसको स्वीकार किया है हमने। जो जनता का फैसला था, जो जनादेश था, उसको हमने स्वीकार किया है, आदर सम्मान किया है। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हमारे नेतागण हैं, सबकी भावनाएं, सबके विचार निश्चित रूप से पूनिया जी आए हैं तो उन विचारों को लेकर यहाँ के माहौल है, जिस तरह की वातावरण बना है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने भेजा है और मुझे मालूम है मैं समझता हूँ कि सही फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को मिलेगा और हम लोग और मजबूती के साथ आगे भविष्य में पूरी ताकत के साथ संगठन के लिए सरकार 2027 में सरकार यहाँ पर स्थापित हो उसके लिए काम करेंगे। स्लॉट है जिसमें 2 घंटे वो वरिष्ठ नेताओं से, पीसीसी मेंबर से, एआईसीसी मेंबर से, विधायक कैंडिडेट जो 2022 के रहे उनसे बात करेंगे और 1 घंटा वो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों से और जो हमारे वरिष्ठ जन है, जो हमारे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 3 घंटा एक लोकसभा का है। अभी अल्मोड़ा पे थोड़ा चल रहा है, इसके बाद दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, 5 है तो कल शाम तक सब चीज निपटेंगी और 20 तारीख को पहले फ्रंटल टू गोस्ट हो गया अध्यक्ष, अनुवांशिक संगठन हो गया अध्यक्ष, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गोरियाल जी, मैं, हम लोग मिले। पार्टी की समीक्षाओं का दौर है। ये एनसीसी ने पहली बार एक नई शुरुआत की है कि जिन राज्यों में हमारी परफॉर्मेंस सबसे खराब है उन राज्यों में क्या कारण थे, उसके आधार पर पार्टी ने अपने सीनियर लोगों को लगाया। तो पीएल पूनिया कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उनसे क्या क्या स्थितियां थी चुनाव के समय, क्या परिस्थितियां, वो हमने शेयर किया ताकि ये पार्टी का था ना, लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि जिसके द्वारा, क्योंकि चुनाव में जीत है हार सिक्के 1-2 करोड़, कभी हम जीतते हैं कभी हारते। हार से सबक लेना जिससे कि आगे की लड़ाई को फिर हम जीत सकें। हमको अगली लोकल बॉडीज है, 2027 का प्रदेश का चुनाव में जाना है, तो इसलिए पार्टी के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। जो थी पॉजिटिव नेगेटिव वो मैंने अपने पूनिया साहब को अपनी अवगत कर दी है और उसको बाहर शेयर करना ठीक नहीं होता है, कांग्रेस से हमेशा से होता है, लेकिन है कि पार्टी की ये पहल अच्छी है और इसके माध्यम से हम आगे के लिए अपनी संभावना को मजबूत बनाएं। देखिए, जब कमजोर होती है तो उसके बहुत से अलग अलग कारण होते हैं, तो ये तो एक सबक सिखाया है कि हम सब लोग को एकजुट होकर के आगे की तैयारी करनी है। तो कोई भी जीत, कोई भी जंग बिना सामूहिक प्रयासों के जीती नहीं जा सकती है और कांग्रेस अध्यक्ष को सामूहिकता के प्रतीक होते हैं, जो उन पर निर्भर करता है कि वो सबका सहयोग, सबका समर्थन हो।
देवभूमि समाचार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर हो रही सियासत पर जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि धर्म के नाम पर कोई राजनीति ना करे। केदारनाथ धाम एक ही है और सीएम के अनुरोध पर पांडा पुरोहित भी अपना आंदोलन खत्म कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है क्योंकि उनके पास विजन कुछ नहीं है। के व्यक्तित्व होते हैं तो उनको तो इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज हताशा में है, निराशा में है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो चाहते हैं कि साहब कि केदारनाथ से लोगों का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। केदारनाथ करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों का आभार करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन था उसको वापस ले लिया है, क्योंकि वो संतुष्ट है कि वो कोई धाम नहीं बन रहा है, मात्र एक छोटा सा मंदिर श्री राधे का वहां बन रहा है। तो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर सियासत लगातार जारी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बेवजह दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के संबंध में बीजेपी को टारगेट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी और मुद्दा नहीं बचा है। तो दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर सियासत लगातार जारी है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, करंट लगने से 20 लोग झुलस गए, एक की मौत हो गई है। वहीं हाई टेंशन लाइन में छूने से ताजिया में लगी आग और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। कोतवाली मोहम्मदी इलाके के गर्दा गांव का ये पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी जिले के अमीरनगर क्षेत्र में मुहर्रम पर जुलूस के दौरान दर्दनाक घटना हो गई। गर्दहा गांव में गुरुवार को सुबह ताजिया निकाला जा रहा था। इस दौरान हाई टेंशन विद्युत लाइन से ताजिया टकरा गया। इससे ताजिया में आग लग गई, जिससे 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में झुलस गए। घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में झुलसे लोगों को किसी तरह नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के लिए उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रामजीत सिंह का। रामजी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये आपको बता दें जिस तरीके से मुहर्रम का एक पर्व चल रहा है, मुहर्रम पर एक बड़ी घटना निकलकर लखीमपुर खीरी के जो थाना मोहम्मदी क्षेत्र के अमीरनगर क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लगभग दर्जनों की तादाद में जो घायल हुए हैं, जिनका गंभीर घायल हुए हैं, उनका इलाज लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चले, जो ताजिया बनाया गया था इतना ऊंचा, इतना लंबा था कि जो 33 kV की हाई टेंशन लाइन जो सबसे ऊपर निकली होती है, उससे टकरा गया। टकराने की स्थिति इतनी भयंकर, जो उसका वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, तो उसको साफ देखा जा सकता है कि एकदम से जो ताजिया खड़ा किया जाता है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन 33 kV में एक बहुत जबरदस्त तरीके से झटका लगता है। झटके के दौरान आग लग जाती है। आग लगने के दौरान ताजिया झुलस भी जाता है और नीचे जो दोनों तरफ जो पकड़े हुए लोग थे वो भी दर्दनाक तरीके से झुलस गए। एक की मौत हो गई है और जिस तरीके से मुहर्रम मनाया जा रहा था, आज पड़ोस में अफरा तफरी की स्थिति मची है और पूरी जिला अस्पताल के अंदर भी एक तरीके से घायलों का तादाद को देखते हुए गहमा गोमी बनी हुई है। रिया, राम जी, जिस तरह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, आपने कहा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल प्रशासन का, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना? जो घायल है उनकी स्थिति इस वक्त कैसी?
देखिए, जो घायल हुए हैं गंभीर घायल हैं। बिजली का शॉर्ट सर्किट इतनी जल्दी आदमी सही नहीं हो पाता है, और वो भी हाई टेंशन लाइन जो 33 kV है, एक महत्वपूर्ण लाइन होती है जो बाहर जो स्टेज पे हाईवे से निकलती है, जो ऊपर निकलती है। तो कहीं ना कहीं जो झटका लगा है बहुत जबरदस्त तरीके का झटका है। एक की मौत हो जा चुकी है, तो जो घायल है वो गंभीर घायल है, और कई ऐसे जो घायल, कुछ हल्के घायल भी हुए हैं जिनको झटका लगा है, तो उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहाँ का डॉक्टरों का भी कहना है कि गंभीर स्थिति को देखते हुए हम लोग नियंत्रण, जो मरीज हैं उनको बाकायदा इलाज कर रहे हैं और घटना का नियंत्रण कर रहे हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इनका भी कहना है कि हम लोग मौके पर जाके जांच की गई है, जांच में किसकी लापरवाही ये भी एक देखी जाएगी। रिया, प्रशासन का यहाँ पर क्या कुछ कहना है राम जी, और साथ ही किसी तरह के मुआवजे का यहाँ पर ऐलान? देखिए, जिला प्रशासन के जो उच्चाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी अभी कोई इस तरीके से मुआवजे की बात तो नहीं निकल के आई है, लेकिन जो घटना हुई है, घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि आखिर घटना में किसकी लापरवाही हो सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है बिजली विभाग की भी एक लापरवाही हो, लेकिन जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ था, लाइव वीडियो था, उसे साफ देखा जा सकता था कि ताजिया का जो एक साइज था बहुत बड़ा बनाया गया था। तो 33 kV लाइन सबसे ऊपर निकली होती है, और एकदम झटका लगा तो एकदम धड़ाम से एक आवाज आई थी। उससे एक जो आकाश में एक की तुरंत तत्काल मौत हो गई थी। उसको मिट्टी से डाल के हाथ पैर उसके मल रहे थे लोग, लेकिन उसकी मौत हो जा चुकी थी। लेकिन जो घायल हुए हैं बाकायदा अगर देखा जाए तो उनकी डेड, मतलब जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनकी जो खाल है बिल्कुल झुलस रही है, बिल्कुल रेड हो गए हैं, और जो बिजली का झटका लगा है, बिल्कुल, यानी दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हुए। हालांकि घायलों का इलाज इस दौरान चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।